Hello everyone, welcome back to today's current 360 degrees news analysis जिसमें हम सारे important newspapers से important news articles देखते हैं which are directly related to UPPSC। हम UPPSC के लिए चुनिंदा जो न्यूज़ आर्टिकल है जो आपको पढ़ने ही चाहिए वो एक जगह पे प्रोवाइड करते हैं। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो यूपी के जो सीएम है उन्होंने डिफेंड किया है महाकुंभ को कि अगर हमने 7,500 करोड़ रुपए खर्च करके 3.5 लाख करोड़ रुपयों का इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट किया है तो एक वाइज डिसीजन रहा। महाकुंभ में देखिए 7,500 करोड़ हमने इन्वेस्ट किए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और चीज़ें बनाने के लिए, और ऐसा एस्टिमेटेड है कि ऑलमोस्ट 3 to 3.5 लाख करोड़ रुपीस की इकोनॉमिक एक्टिविटी वहाँ पे हुई है। लैक्स ऑफ जॉब्स लोगों को प्रोवाइड हुआ है और इनकम लेवल भी इंक्रीज हुई है। अब इन फंड से इन्होंने 14 न्यू फ्लाईओवर बनाए, 6 अंडर पासेस और 200 रोड्स को बड़ा किया, रेलवे स्टेशन को भी बड़ा किया, टूरिज्म ग्रोथ भी देखी गई। और बस प्रयागराज में नहीं, अयोध्या में भी महाकुंभ का पॉजिटिव इफेक्ट देखा गया और अप्रोक्सीमेटली 60 करोड़ लोग यहाँ पे आए, जबकि 12 करोड़ ही आए थे 2013 में, तो ऑलमोस्ट 5 गुना हुई है टूरिस्ट की संख्या महाकुंभ की। सो अगर आपसे कोई पूछे, ऐसा क्वेश्चन आए कि हाउ हैज महाकुंभ कंट्रीब्यूटेड टू द इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश, दिस कैन बी मोर ओवर एन इंटरव्यू क्वेश्चन, उसको आप ऐसे हैंडल कर सकते हैं। और ये पॉइंट्स आप इंफ्रास्ट्रक्चर पॉजिटिवली अफेक्टिंग इकोनॉमी में भी बहुत जगह यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है एक्सेलरेटिंग एमएसएमई, ये स्कीम आई है और एमएसएमई का इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ एमएसएमई हमने GS3 के सारे क्लासेस में बहुत पढ़ाया है। और अब GS3 की शोध श्रृंखला में देख लीजिए, PYQ में भी एमएसएमई फेवरेट टॉपिक है, एग्जामिनर का बहुत बार पूछता है, तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं कि जो ऐसी स्टेट्स है जो थर्मल पावर यानी कोयला जला के इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, उन पे पोल्यूशन का बर्डन काफ़ी है, उसको लाइटन करना चाहिए, ऐसा ये आर्टिकल है। देखिए पहले तो इंडिया के पंचामृत एमिशन टारगेट्स हैं, जो कि हमारा 45% एमिशंस रिड्यूस करने हैं 2030 तक, और 50% इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी को नॉन फॉसिल फ्यूल से बनाना है 2030 तक। पर आज भी थर्मल पावर जो है 50% कॉन्ट्रीब्यूट करता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले तो प्रोडक्शन और कंजम्पशन का बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है। जो स्टेट्स थर्मल पावर बनाती है जैसे कि छत्तीसगढ़ और ओडिशा, वो इस्तेमाल नहीं करती, उनके यहाँ बस पोल्यूशन हो जाता है। और जो स्टेट ज़्यादा कंज्यूम करती है जैसे कि गुजरात और महाराष्ट्र, उनके यहाँ पोल्यूशन कम होता है। तो ये जो बनाने वाली स्टेट्स हैं, इनको कोई कंपेंसेशन नहीं मिलता है एक्स्ट्रा पोल्यूशन जो उनके एयर का, उनके नेचुरल रिसोर्सेज का हो रहा है। कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं है, कोई फंड नहीं है। ये जो नेशनल क्लीन एनर्जी एंड एनवायरमेंट फंड है, ये रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करता है, पर थर्मल पावर पे कोई ध्यान नहीं देता। ये सारे आर्टिकल्स और ये सारे ओपिनियंस इस ऑथर के हैं जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। CSR का जो स्पेंडिंग है थर्मल पावर प्लांट का, इनसफिशिएंट है बहुत ज़्यादा। और टैक्सेस जो है कंजम्पशन पे, वो जो कंजम्पशन जहाँ पे हो रहा है, जो स्टेट्स में बिजली खरीदी जा रही है उनको फ़ायदा होता है, उनको टैक्स मिलता है, बट जो स्टेट्स बेच रही है उनको कोई टैक्स नहीं मिलता है। अब कंपेंसेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि टैक्सेशन और फाइनेंशियल ट्रांसफर उनको भी मिलने चाहिए। अब फाइनेंस कमीशन, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स दे सकता है एनवायरमेंटल और क्लाइमेट चेंज कंसर्न्स पे। जैसे अभी टैक्स एफर्ट पे फाइनेंस कमीशन ने कुछ % ग्रांट्स लिंक रखे हैं, वैसे इस पे भी कर सकते हैं। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट वे अहेड विच यू कैन यूज एल्सवेयर ऑल्सो। अब ये नेक्स्ट न्यूज़ है प्लेसेस ऑफ वर्शिप केस। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या कहता है कि 1947 के बाद जो भी, सपोज अब ये एक्ट आया था 1991 में बाबरी मस्जिद के केस में, कि कहा गया था कि एक्चुअली दिस इज राम मंदिर अयोध्या में जहाँ पे बना है, दिस प्लेस इज दैट, और इसको चेंज करना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, राइट्स हुए थे और कम्युनल टेंशंस इरप्ट हुए थे हमारे पूरे इंडिया में। इसीलिए क्या डिसाइड हुआ था कि अब से 1991 में जब ये एक्ट आया, उसके बाद 1947 से जिस भी प्लेस का जो भी स्टेटस है, वो जिस भी धर्म से
धर्म से बिलोंग कर रही है, कोई रिलीजियस प्लेस, वो वही रहेगी, उसको चेंज कोई नहीं करेगा। पर बहुत सारे सूट्स अभी भी आते हैं और सेक्शन 3 को बहुत सारे कोर्ट्स ने, लोकल कोर्ट्स ने वायलेट किया है। अलग अलग मॉस्क प्रीमाइसेस में लोग कहते हैं कि यहाँ पे पहले मंदिर था और अब ऐसे चल ही रहा है कि उसको चेंज कर ले। तो इस पे ओवरऑल डिस्कशन सुप्रीम कोर्ट में शेड्यूल था, जो होना था, बट सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छा जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, डिलेड रिस्पॉन्स आ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्वेश्चन हो रही है, इंटरवेंशन जरूरी है, अब कॉन्स्टिट्यूशनल इशू हो रहा है ये, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट अभी तक इस पे कोई रिस्पॉन्स सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं आया है, इसीलिए अभी तक ये जो कॉम्प्रिहेंसिव एफिडेविट है, मतलब ये पूरी केस है, वो अभी तक पेंडिंग है। केस पेंडिंग फॉर ओवर 4 years। अब ये ग्रोइंग न्यूज है, जब फ्यूचर में ये केस और डिस्कस होगी तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सच में दिस एक्ट इज यूजफुल और what is the main tenet of this act, what is the main use of this act। बट अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि इसके मेजर फंक्शंस क्या है। रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप एज इट वाज ऑन August 15, 1947 वैसे ही रखेंगे, ये इसका मेजर फंक्शन है, और जैसे ही ये कोर्ट में और डिस्कस होगा वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल, बट राइट नाउ दिस इज अ ग्रोइंग न्यूज, वी जस्ट नीड टू नो प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन अबाउट इट। अब हम देख रहे हैं चाइना का जो ईस्ट रिएक्टर है, ये मैग्नेटिक फ्यूजन को बर्निंग रख रहा है। अब ऐसा फैक्चुअल क्वेश्चन भी आ सकता है कि ईस्ट रिएक्टर कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है, उसका वर्किंग कैसा है। अब दो प्रकार के न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, फिजन मतलब एक बड़े से एटम को तोड़ता है दो छोटे एटम्स में, और फिर एनर्जी रिलीज होती है, ये एनर्जी इस्तेमाल होती है एनर्जी प्रोडक्शन में। और फ्यूजन मतलब दो छोटा एटम्स को जोड़ता है एक बड़े एटम में, तब भी एनर्जी रिलीज होती है और इसको भी यूज कर सकते हैं। ये जो फ्यूजन रिएक्शन है स्टार्स में या सन में हमें देखी जाती है, पर फ्यूजन को अचीव करने में एक मेन प्रॉब्लम है कि बहुत हाई टेम्परेचर्स हमें नेसेसरी होते हैं। ये जो दो एटम्स हैं उनके रिपल्शन को, उनके एटॉमिक न्यूक्लियर में जो रिपल्शन होगा उसको ओवरकम करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर जरूरी होता है। ट्रिटियम ये की एलिमेंट है जो यूज होता है फ्यूजन रिएक्शंस में। प्लाज्मा कन्फाइनमेंट, अब ये सारे की वर्ड्स हैं जिन पे क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। प्लाज्मा कन्फाइनमेंट यानी एक स्टेट ऑफ मैटर है जहाँ एटम्स को एक साथ रखा जाता है मैग्नेटिक फील्ड के इस्तेमाल से, और ये ऐसे रिएक्टर्स में होता है। इन रिएक्टर्स को कहा जाता है टोकामाक। ओके, अब टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस में चाइना ने इस टोकामाक का इस्तेमाल करके जनवरी में खुद का ही रिकॉर्ड ब्रेक किया है, जो कि 2023 तक वो लोग यूज कर रहे थे। ये एक टेस्ट बेड रिएक्शन है और रिएक्टर है जो अभी तक इग्निशन तक पहुंचा नहीं है, बट इट इज परफॉर्मिंग क्वाइट वेल। फ्यूजन एनर्जी बहुत ही क्लीन एनर्जी है क्योंकि इससे कोई न्यूक्लियर वेस्ट नहीं जनरेट होता है। अगर हम फ्यूजन रिएक्शन करते हैं तो जो छोटे छोटे दो बड़े एटम से जो छोटा एटम बनते हैं वो भी न्यूक्लियर एक्टिव होते हैं और उनको एकदम अंदर जाके अर्थ में वही तो काटना पड़ता है, बट अगर उनको निकालेंगे कभी फ्यूचर में तो रेडियो एक्टिव रेडिएशन निकल सकते हैं और लाइफ को बहुत हानि हो सकती है। इसीलिए फ्यूजन रिएक्शन इज अ बेटर अल्टरनेटिव। अब इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी इस पे हो रहा है, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर में, और इसमें बहुत ज़्यादा डिलेस फेस किए गए हैं और सब्सटेंशियल कॉस्ट भी है। इंडिया इसका पार्ट है। प्राइवेट सेक्टर का भी इन्वॉल्वमेंट करने की कोशिश कर रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है, पर क्योंकि ये टेक्नोलॉजी काफ़ी डिफिकल्ट है इम्प्लीमेंट करने को, अभी तक कोई ब्रेक थ्रू आंसर हमें मिला नहीं है। न्यूक्लियर फ्यूजन का ग्रेट प्रॉमिस है क्लीन एनर्जी का, अगर हम इसको अचीव कर ले तो हमेशा हमेशा के लिए हमें क्लीन एनर्जी मिल सकती है। अब यहाँ पे और एक है कि बांग्लादेश टाइज शुड नॉट बी रेजिम स्पेसिफिक, मतलब जो बांग्लादेश की अब न्यू रेजिम आ गई है वो भी इंडिया को सपोर्ट करना चाहती है, एंड दे वांट इंडिया बांग्लादेश टाइज टू रिमेन गुड। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया यूएस न्यूक्लियर कोऑपरेशन की, जो ट्रस्ट इनिशिएटिव इंडिया यूएस ने लॉन्च किया है उसी के अंडर अब ऐसे चल रहा है कि इंडो यूएस न्यूक्लियर डील आएगी, सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट फुल्ली रियलाइज होगा और हमें काफ़ी न्यूक्लियर प्लांट्स डेवलप करने का चांस मिलेगा यूएस के साथ। 123 इंडिया यूएस 123 सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट। ओके,
अब ये जो इंडिया यूएस कोलैबोरेशन होने वाला है, इससे हम अमेरिकन डिज़ाइन न्यूक्लियर रिएक्टर्स इंडिया में बना पाएंगे और लोकलाइजेशन कर पाएंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र मिलेगी इंडिया को। रिएक्टर स्पेशलाइजेशन मतलब प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स और ग्लोबली डोमिनेंट प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स, ये हमारी न्यूक्लियर कैपेसिटी इंक्रीज करने में हेल्प कर सकते हैं। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, इन पे मेन फोकस हम कर सकते हैं, जिससे डिसेंट्रलाइज जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर कर सकते हैं। चाइना से कंपटीशन में यूएस के साथ कोलैबोरेशन हमें हेल्प करेगा। और टेक्नोलॉजी आइसोलेशन जो है, मतलब न्यूक्लियर पेनल्टी बॉक्स, क्योंकि इंडिया न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का पार्ट नहीं है, इंडिया ने खुद के न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप किए, इसीलिए हमारे साथ कोई टेक्नोलॉजी इतना शेयर नहीं कर रहे हैं, हमें टेक्नोलॉजिकल आइसोलेशन फेस करना पड़ रहा है। पर अब यूएस के साथ कोलैबोरेट करके ये आइसोलेशन एंड हो सकता है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी होगा, इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल भी है। और 123 एग्रीमेंट जो है, जो सिविल न्यूक्लियर कोलैबोरेशन में के बारे में बात करता है, उसकी भी प्रोग्रेस स्टॉल्ड है, उस पर भी हम काम कर पाएंगे। ओके। और होल्टेक SMR 300 एडवांस रिएक्टर्स बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, इस इंडिया को इसमें भी पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स डेवलप करने का चांस मिल सकता है। अब नेक्स्ट न्यूज़ है ऑनगोइंग आउटगोइंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है राजीव कुमार, उन्होंने ऐसे कहा है कि अगर हम कोर्ट के जो प्रोसीडिंग्स है, जो इलेक्शन के विषय में लॉन्ग पेंडिंग इलेक्शन रिलेटेड केसेस में जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स होने वाले हैं, वो अगर हम लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करेंगे, लाइव रिपोर्टिंग करेंगे इन हियरिंग्स का, तो डिस्ट्रस्ट और पब्लिक में काफ़ी संदेह की भावना निर्माण हो सकती है। क्योंकि ईवीएम्स वीवीपैट जब भी इलेक्शन होते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज को अपने हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलता है, तो दे ऑल स्टार्ट ब्लेमिंग ईवीएम्स एंड वीवीपैट्स। पर इलेक्शन की सैंक्टिटी को क्वेश्चन करना, फेक एलिगेशंस करना, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है और पूरी सोसाइटी, पूरे डेमोक्रेसी को इसको नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है। पॉलिटिकल डिस्कोर्स भी डिटोरिएट हो जा रहा है, डिविजिव कैंपेन्स करते हैं धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, सो दैट इज नॉट राइट। और इलेक्टोरल प्रोसेस की इज्जत की जाए, ऑफिशियल्स की इज्जत की जाए, ऐसे आउटगोइंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार इन्होंने कहा है। अब देखते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन MCQ देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स डज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर नॉट हैव? पनिशिंग कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन मैल प्रैक्टिसेस, ये पावर हाई कोर्ट के पास होती है, सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। अब which case is related to independence of Election Commission of India? TN Session case. Who was the first chief election commissioner of India? सुकुमार सेन। ओके। अब ये नेक्स्ट आर्टिकल है अबाउट केरला का एजुकेशन पैराडॉक्स। केरला की स्कूल एजुकेशन सिस्टम काफ़ी अच्छी है, बट हायर एजुकेशन सिस्टम में द स्टेट इज लैगिंग बिहाइंड। तो ऐसी बात चल रही है, ये लोग नया बिल ला रहे हैं कि हायर एजुकेशन में प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट हम करा सकते हैं। अब आप देख सकते हैं केरला में कम्युनिस्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड है एंड दे डू नॉट वांट प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व। हिस्टोरिकल अपोजिशन रहा है CPM का, पर अब क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के इन्वॉल्वमेंट से स्किल डेवलपमेंट हो पाएगा और ये जो अनॉमली है वो सॉल्व हो पाएगी, इसीलिए इनका अब स्टांस सॉफ्टन हो गया है और ये कोशिश करेगी कंपटीशन कर सके दूसरी स्टेट से, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट सिस्टम में मोर फ्लेक्सिबिलिटी ला सके। और प्राइवेट सेक्टर की नीड अब उन्हें फील हो रही है, ग्रोइंग डिमांड है, इसीलिए दे वांट इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन हायर एजुकेशन। So that's it. We have covered all news which were part of today's newspaper. I hope आपको ये session useful लगा and this was a contribution to your preparation. If you have any feedbacks or any suggestions, आप comment section में दे सकते हैं and see you tomorrow. Bye bye.